to talk about the building blocks of Rising India, and he'll be in conversation with News 18's Kishore Ajwani. Big round of applause for Gadkari ji, please. तो पहले तो मैं ऑडियंस को ये बता दूं, आपने एक वादा पूरा किया। आप पिछली बार जब आए थे आपने कहा था अगली बार हाइड्रोजन कार में आऊंगा, और आज आप हाइड्रोजन पावर्ड कार में ही आए। हम लोग हाइड्रोजन पावर्ड बस में कब आएंगे? अभी तो अशोक लेलैंड और टाटा ने जो उनकी ट्रक और बसेस है वो आईसी इंजन को हाइड्रोजन पे अब चला सकते हैं, ऐसा उन्होंने ऑटो एक्सपो में मॉडल्स लॉन्च किए हैं। मुझे लगता है कि अब दिन दूर नहीं है। केवल दो इम्पॉर्टेंट बातें उसमें हैं कि हाइड्रोजन तीन प्रकार का है। एक हाइड्रोजन जो पेट्रोलियम से होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, जो कोल से होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, और जो पानी से और ऑर्गेनिक वेस्ट से होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। अभी मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि दिल्ली में तीन बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। मैंने कहा कि ये पर्यटन स्थल बन गए। ये कचरे के हैं गाजीपुर और दो जगह पर। तो अभी हमने 20 लाख टन कचरा, ये जो दिल्ली का यूरिया 2 जो है रिंग रोड, ये जो सोनीपत के आते हुए पेरिफेरल रोड के बाद एयरपोर्ट जाने के लिए 2 से 2.5 घंटे लगते थे, अब 20 मिनट में लोग जाएंगे डायरेक्ट। वो रोड पूरा बना है, उसमें हमने 20 लाख टन कचरा यूज़ किया है। अब इसी कचरे को सैग्रीगेट करके इसमें प्लास्टिक, मेटल और ग्लास को अलग करके जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगी वो बायोडाइजेस्टर में डाल के उससे मीथेन बनाकर मीथेन से हाइड्रोजन बनेगा। एक मार्ग ये है। जो एग्रीकल्चर में जो परली है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, उससे होगा। और दूसरा सोर्स जो है, ये जो गंदा पानी है, कोई भी पानी है पर हम लोग वेस्ट वाटर यूज़ करें, और उसमें इलेक्ट्रोलाइज़र, हम इस समय वर्ल्ड में इलेक्ट्रोलाइज़र के नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब है। हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइज़र से हम लोग पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करेंगे। फिर जो जनरेटर लगेगा 500 बार तक या 700 बार तक कंप्रेस करने के लिए, वो हम लोग 100% बायो इथेनॉल पर लेंगे, क्योंकि उसमें डीजल खर्चा करने से बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो वो ये पानी से भी हाइड्रोजन होगा। प्रॉब्लम एक है कि 1 किलो हाइड्रोजन के लिए 50 यूनिट पावर लगेगी, तो उसकी कीमत जाएगी कम से कम $3 $4। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कीमत $1 आनी चाहिए। तो अभी बंगलोर में हमारे इंडियन साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनको मैं गया था वहाँ, उन्होंने विदाउट पावर ये बायोमास, बायो वेस्ट से हाइड्रोजन बनाया है। तो वो $1 आएगा, तो 80 रुपये में हम लोग 450 किलोमीटर चल पाएंगे। तो लोगों में बहुत सस्ता होगा, ट्रक, बसेस, कार, स्कूटर। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है ना, हवाई जहाज़, बाद में हमारी केमिकल फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, सब जगह पर हाइड्रोजन हम लोग यूज़ करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, जो हाइड्रोजन मिशन हमारे सरकार ने तय किया है, हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। ये हमारा प्रयास है। आपने हवाई जहाज की बात की। लोग कह रहे हैं कि आप तो हवाई जहाज़ों का धंधा ठप कर रहे हैं। जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं अब 2 घंटे में इधर, 4 घंटे में उधर। देखिए, ये बात सही है कि अब इसी साल के अंदर में दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा, जयपुर भी 2 घंटे में होगा, तो चंडीगढ़, अमृतसर 4 घंटे में होगा। अब देखो, यहाँ से एयरपोर्ट जाना है 1 घंटा, एयरपोर्ट पे बैठना विमान में जाने के लिए 1 घंटा, वहाँ से जाने के लिए आधा पौन घंटा, और वहाँ से घर जाने के लिए 1 घंटा। अब कौन जाएगा दिल्ली से देहरादून? अगर रोड से डायरेक्ट हम नया रोड बना रहे 2 घंटे में जाएंगे, हरिद्वार में 2 घंटे में जाएंगे, तो कोई जाएगा नहीं। मुझे याद है, मैं 95-2000 में जब मुंबई में मंत्री था, तो जेट एयरवेज की 8 फ्लाइट मुंबई से पुणे के बीच में चलती थी। और जब हमारा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बन गया, अब तो 20 साल हो गए, अब पुणे से मुंबई फ्लाइट बंद हो गई।
अभी है नहीं। तो पर इसका मतलब उनका नुकसान नहीं होगा। वो देहरादून से हैदराबाद, देहरादून से अहमदाबाद, देहरादून से पुणे, देहरादून से जयपुर, तो दूर दूर की फ्लाइट और बढ़ेगी क्योंकि वहाँ 22% ग्रोथ है। जो नज़दीक वाली है वही केवल बंद होगी। तो ये सरकार सड़क बनाती है या सड़क सरकार बनाती है? मुझे तो मालूम नहीं, मैं मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ और मोदी जी के नेतृत्व में हम सड़क बनाने का काम कर रहे हैं। और सड़क बनाने से मुझे लगता है कि हमारे देश में जहाँ सड़क बनती है वहाँ विकास होता है। अभी ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो हम बना रहे हैं, तो मुझे मालूम नहीं, एक दिन मुझे एक सज्जन हवाई जहाज में मिले और मेरे पैर छुए तो बोला ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले मेरा पूरा धंधा चौपट हो गया था, जैसे आपने ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो उसके बाद में बोले मुझे 2-2.5 हज़ार करोड़ का फायदा हुआ, अब मेरी प्रॉपर्टी सब बढ़ गई और ज़मीन को भाव आया। तो अभी ये दिल्ली की डेवलपमेंट, और अच्छी बात आपको बताता हूँ, मुझे पहली बार पता चला कि ये जो जैसे ये जिस रोड की मैंने उल्लेख किया कि 20 मिनट में हम आएंगे द्वारका, ये जो चंडीगढ़ रोड से, तो इसमें दोनों बाजू में इतने हमने 76 किलोमीटर रोड बनाए। एक्चुअल रोड है 34 किलोमीटर का, पर इसको जोड़ने वाले भी सब रोड बनाए। इसके कारण दिल्ली की आने वाली डेवलपमेंट इसी बाजू में बहुत बड़े प्रमाण पर होगी, और जिसके कारण निश्चित रूप से पोल्यूशन तो कम होगा ही, पर प्लान डेवलपमेंट उस एरिया में होगी, वो भी एक प्रकार से दिल्ली के लिए फ़ायदा होगा। ये जहाँ तक राजनीति की बात है, आपने कह दिया कि मैं मक्खन नहीं लगाऊंगा, वोट दो या ना दो। ये ऐसा राजनेता कौन बोलता है? ऐसा नहीं है। मैंने जो बोला वो एक ही वाक्य आपको मालूम है। मैंने ये कहा कि अगर हम काम करेंगे और काम करने के बाद जनता हमको बिल्कुल सपोर्ट करेगी, हम झूठे आश्वासन और बाकी बातों का मक्खन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्रत्यक्ष रूप से जनता में काम करेंगे तो जनता निश्चित रूप से हमको समर्थन करेगी। यही बात मैंने कही। ये आपकी लगातार शिकायत रही है कि आपको मिसकोट बहुत किया जाता है, तो मिसकोट ये करने वालों की गलती है या आप होने देते हैं इसलिए? ये आपकी मीडिया इंजीनियरिंग है। एक आदमी गलत छापता है पहले अपने वेबसाइट पर। इसमें ऐसे ही हुआ कि एक दिन कुछ नहीं हुआ, फिर एक ने अपने वेबसाइट पर ऐसा गलत कोट किया, फिर उसको बोलने के बाद 3-4 घंटे में उसने निकाल लिया, तब तक बाकी लोगों ने उठाकर उसमें गलत न्यूज़ बना दी। ये मीडिया की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। जो बोलते हैं वो जरूर छापना चाहिए, जरूर लिखना चाहिए, जो नहीं बोला वो लटकाना बराबर नहीं है, इतना ही है इसमें। ये भाषा में भी हो जाता है कि मराठी से हिंदी इंग्लिश में जाते जाते बात सीरियस हो जाती है? नहीं, मुझे लगता है कुछ एक सेक्शन ऑफ लोग ऐसे हैं, वो जानबूझकर न्यूज़ बनाने के लिए जब कन्विंस नहीं किया जा सकता तो कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार का कुछ तो भी थोड़ा गर्मा गर्मी क्रिएट करने के लिए ऐसी झूठी न्यूज़ लिखते हैं और जानबूझकर लिखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप बिल्कुल नाराज नहीं है? मैं नाराज नहीं हूँ। देखो, मैं इमरजेंसी से आया हूँ और इमरजेंसी के बाद ही राजनीति में आया, तो मैं बोलता हूँ कि ये मीडिया को ने अब समझना चाहिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए वो कैसे काम करें। पर जो लिखने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ राइटिंग, ये संविधान ने दिया है, तो मैं उसका सम्मान नहीं करता हूँ। आप स्टूडेंट लीडर भी रहे और स्टूडेंट लीडर्स लेकर अब तक का सफ़र आपने देखा, आपने कई बार ये बात कही कि सबसे मुश्किल है कानून बनाना, तो ठीक है, लेकिन कानून मनवाना बहुत मुश्किल है। आप जब स्टूडेंट लीडर थे तब आप कानून मानते थे सारे? देखिए, हमारे देश की एक समस्या है, ये बहुत गंभीर विषय है। कानून के प्रति डर भी नहीं और कानून के प्रति सम्मान नहीं, विशेष रूप से रोड सेफ्टी के बारे में। कोई सिग्नल है तो रुकना चाहिए। आप विदेशों में जाइए, अगर कोई सीनियर लोग अगर रोड को क्रॉस करते तो तुरंत गाड़ी रुक जाती है दूर से ही, और रेड सिग्नल होगा तो रुक जाते हैं, लेन डिसिप्लिन का पालन करते हैं, हेलमेट पहनते हैं, और विशेष रूप से कभी भी लेन डिसिप्लिन में दूसरे लेन में नहीं घुसते हैं। हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश हम कानून को सीरियसली नहीं लेते हैं। अभी ड्राइविंग लाइसेंस, अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस अगर मिलाना है तो 1-1 महीना लोग किताबों में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद थ्योरी परीक्षा देते हैं,
फिर प्रत्यक्ष जाकर वो टेस्ट देते हैं, फिर लाइसेंस मिलता है। अगर मैंने यहाँ बैठे हुए लोगों को अगर एक सवाल पूछा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आरटीओ में जाकर जिन्होंने परीक्षा दी और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया है, तो कितने हैं? तो बहुत कम हाथ ऊपर आ रहे हैं। अब जो बाकी लोगों के पास भी लाइसेंस है पर वो कैसे मिला होगा? तो कहीं ना कहीं वी नीड सीरियस अप्रोच, क्योंकि देश में 5 लाख एक्सीडेंट हो रहे हैं, 1.5 लाख मौतें हो रही है, और 18 से 34 वयोगट में कम से कम 60% हमारे नए लड़के लड़कियां, यंग टैलेंटेड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उनका एक्सीडेंट में डेथ हो रहा है। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि कानून इसके बारे में, जो रोड सेफ्टी के बारे में, उसका पालन सब लोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम अनेक लोगों की जान बचा सकेंगे। और इस समय वी आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये अभिमान का विषय नहीं है, दुर्भाग्यवश हम सब के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और हम सब लोग अगर इसमें ये जो ह्यूमन बिहेवियर है ये अगर बदलेगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। पर ये तो दिक्कत फिर एजेंसीज की भी है ना, जैसे आरटीओ की आपने बात की, तो वहाँ से भी तो दिक्कत है अगर लाइसेंस ऐसे ही मिल जाता है तो। अभी हमने बहुत आरटीओ में 16 ऐसे ये किए कि जो डिजिटल कर दिया है, आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं, परमिट भी कर दिया है। हम भ्रष्टाचार मुक्त डिजिटल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लॉन्च करना चाहते हैं, ऑलरेडी हमने लॉन्च किया है। अभी हम स्क्रैपिंग पॉलिसी ला रहे हैं। 15 साल के बाद जो गाड़ियाँ हैं, गवर्नमेंट ने निर्णय किया कि हम इसको बिल्कुल स्क्रैप करेंगे। और प्राइवेट में भी आज जो नई 10 गाड़ियाँ जितना पोल्यूशन करती है, वो 15 साल पुरानी एक ट्रक उतना पोल्यूशन करती है। और पोल्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, एयर पोल्यूशन। तो मुझे लगता है कि लोगों का भी अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है और लोग भी हमको सहयोग कर रहे हैं, और लोगों के सहयोग से निश्चित रूप से हमने जो उद्दिष्ट तय किया है हम वो पूरा कर सकेंगे। पोल्यूशन की आपने बात की, आप बार बार कहते हैं पेट्रोल डीजल में ख़त्म कर दूंगा, पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी? अभी आपके पीछे में चल रहा है, हम लोग ये जो मैंने रोड बताया पानीपत के बाद, वहाँ से एक इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं जो केबल होगी जैसे रेलवे की होती है ना, और डायरेक्ट जयपुर तक ले जाएंगे। और ट्रॉली बस होती है, 2 बसें जोड़कर, बिजनेस क्लास अच्छी क्वालिटी की, उसका टिकट रेट डीजल बस से 30% कम होगा और कंफर्ट से लोग जा पाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में हमारी 2 समस्या है। वो इलेक्ट्रिक चलेगी बस? हाँ, इलेक्ट्रिक पे चलेगी, इलेक्ट्रिक पे ट्रक चलेगा। अभी इलेक्ट्रिक का ट्रक आ रहा है, इलेक्ट्रिक की बसेस आ रही, इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर आ रहा है, इलेक्ट्रिक की स्कूटर आ गई, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा आ गई, इलेक्ट्रिक की कार पॉपुलर हो गई, 1-1 साल की वेटिंग लिस्ट हुई। ये कब से चलेगी दिल्ली से जयपुर? ये अभी प्रोसेस में है, क्योंकि इसमें हमने 2 कंपनियों से टेक्नोलॉजी की बात की है। वो 2024 से पहले नहीं? अभी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता पर काम उसके पहले चालू हो जाएगा, शायद पूरा भी होगा। और उसमें जो आप कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, इलेक्ट्रिक रोड, मतलब एक तरह से रोड होगा ऐसा जिसमें कनेक्शन होगा वायर का? नहीं, 2 प्रकार की है। अब देखिए, मुंबई में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस मैंने लॉन्च की, इलेक्ट्रिक लग्जरी बसेस लॉन्च की, और पूरे शहरों में अब इलेक्ट्रिक बस आ गई। हमारे देश में 1.5 लाख बसेस हैं, और अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर कंफर्ट्स मिलेंगे, स्पीड अच्छी होगी, एसी होगा, बिजनेस क्लास जैसी सीटें होगी, तो हमारी ये 1.5 लाख की संख्या 10 लाख तक जा सकती है। यूरोप में आप डबल डेकर बस जो टूरिस्ट जाते कितनी सुंदर है। और एक इसमें सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स ऐसा है कि एक डीजल की बस जब चलती है तो उसका पर किलोमीटर खर्चा 115 रुपये है। वही अगर इलेक्ट्रिक बस जो लिथियम आयन वाली चल रही है, उसका खर्चा हमने टेंडर निकाला 5-5.5 हज़ार बसों के लिए, तो 39 रुपीज़ पर किलोमीटर फॉर नॉन एसी बस एंड 41 रुपीज़ पर किलोमीटर फॉर एसी बस। तो हम एग्जिस्टिंग टिकट के रेट भी कम करके 25% हम प्रॉफिट में चला सकते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट सब लॉस में है, कोई प्रॉफिट में नहीं है। साउथ की ट्रांसपोर्ट कुछ तो भी ठीक है, बाकी जगह तो पूछो मत। ऐसा है कि हॉर्न छोड़कर सब बचता है बस में, ऐसी बस की हालत है। तो अभी क्या होगा, डीजल की चोरी करना आसान है, इलेक्ट्रिक की चोरी नहीं होगी। और दूसरा, हमने एक मॉडल ऐसा तैयार किया है कि बस में चढ़ते समय आप कार्ड दिखाओगे, वहाँ कैमरा लगा रहेगा, उतरते समय कार्ड दिखाओगे, जितना आपने प्रवास किया उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। तो पैसा देने का कोई कारण है नहीं, तो चोरी नहीं होगी। और 2 बातें होगी तो बसेस प्रॉफिट में आएगी। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को
हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टर को बोल रहे हैं कि तुम बसेस को फाइनेंस करो, हम ऑपरेटर को बसेस देंगे और जो टिकट का पैसा होगा रोज एस्क्रो अकाउंट में जमा होगा और पहले पैसा बस वाले को मिलेगा और बाद में पैसा बाकी बातों के लिए खर्चा होगा। और इस प्रकार से पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में कम से कम 1.5 से 2 लाख बसेस इलेक्ट्रिक में स्टेट गवर्नमेंट के इसमें लाने के बारे में हम एक योजना बना रहे हैं और जिसके कारण प्रदूषण भी कम होगा, टिकट रेट भी सस्ते होंगे और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अच्छे एयर कंडीशन में अच्छे प्रकार कंफर्ट्स लेकर प्रवास करेंगे। वो तो विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि आप जब जितने भी ये सब करते हैं उसमें भेदभाव भी नहीं करते विपक्ष के खिलाफ। कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट हो, विपक्ष का राज्य हो या किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, उसमें भी भेदभाव नहीं होता। तो ये जो आपका कनेक्ट है सब वर्गों से, चाहे राजनीतिक वर्ग हो चाहे सामाजिक वर्ग हो, आपको कभी ऑफर नहीं आया कि आप कांग्रेस में आ जाइए जब कांग्रेस पावर में थी? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। दूसरा, ये देश किसी पार्टी का नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई रोड, ये देश की जनता का है। और मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन, तो मेरी पार्टी छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं, जब वो पावर में थे और आप पार्टी बहुत स्ट्रगल कर नहीं, रही थी। मुझे सब पार्टी के लोग आते हैं जो हमारे विरोधी भी है, उनका काम अगर उचित है, न्यायपूर्ण है, तो मैं सबके काम करता हूँ। इतना ही नहीं, पब्लिक में से भी कोई आता है और बोलता है ये मेरा प्रॉब्लम है, अगर वो सही है तो मैं कर देता हूँ। और सही काम लोकतंत्र में सबका होना चाहिए, यही लोकतंत्र की व्याख्या है। और गलत काम अपने को अभी नहीं करना चाहिए, ये भी उतना ही आवश्यक है। तो आप वाकई मानते हैं कि जनता वो फिर परफॉर्मेंस ऑडिट करेगी? देखिए, मैं इतना ज़्यादा सोचता भी नहीं हूँ, मैं पॉलिटिशियन कम हूँ, सोशल वर्कर ज़्यादा हूँ। मैं बहुत से सोशल प्रोजेक्ट भी करते रहता हूँ और मेरा अनुभव ऐसा है कि आप अगर काम ठीक से करोगे तो लोग जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी, इससे ऊपर उठकर आपको समर्थन करते हैं। और ये लोग भी जानते हैं कि भाई ये काम हुआ है तो लोग निश्चित रूप से सपोर्ट करते हैं। और इसलिए पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, मेरा एक प्रिंसिपल है कि फाइनेंशियल ऑडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फाइनेंशियल ऑडिट। तो हम कितना काम कर पाएंगे, कितने समय में कर पाएंगे, कितने सस्ते में कर पाएंगे। एक जोजिला टनल बना रहे हैं हम लोग, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी। हम लोग ने 1 साल मेहनत की, एसोसिएशन वालों के साथ साल भर सेमिनार होते रहे, मेहनत करते रहे, टेक्नोलॉजी में किया। आपको ताज्जुब होगा, हमने जोजिला टनल में 5,000 करोड़ बचाए और आज स्थिति ऐसी है कि लगभग 70% काम पूरा होगा। और मैं अभी वहाँ झेड़मोर टनल और बाकी इसके इनॉग्रेशन के लिए भी अप्रैल में जा रहा हूँ। और जम्मू से श्रीनगर भी हम बहुत टनल बना रहे हैं, उसमें से कुछ टनल है, जम्मू का रिंग रोड है। तो मुझे लगता है कि काम अच्छा करेंगे तो कोई भी व्यक्ति समाज का अच्छे काम के लिए सपोर्ट करता है, ये समाज का स्वभाव है, इस बात पर मेरा विश्वास है। वो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वो महाराष्ट्र में खासतौर पे अभी आइडियोलॉजी को लेकर बड़ा हो रहा है कि आइडियोलॉजी अलग है फिर भी पार्टियां साथ में हैं। अब सावरकर साहब को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर एक बात कहते थे, मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात, अब मैं अपने बचपन से स्वतंत्रवीर सावरकर को मैंने उनका पढ़ा है और जब उनकी माझी जन्मठेक करके किताब थी वो जब पढ़ी मैंने तो मेरे आंखों में आंसू थे। अगर इस देश के लिए स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने जो किया है वो, मुझे लगता है उनके विचारों के बारे में मतभिन्नता हो सकती है, क्योंकि त्याग, तपस्या, बलिदान, समर्पण, पूरा परिवार बर्बाद हुआ, भाई बर्बाद हुए, पत्नियों ने पूरे साल भर जेलों में रहे, जेलों में इतना कष्ट सहन किया वो देश की स्वतंत्रता के लिए। तो मुझे लगता है कि अध्ययन करके फिर लोगों ने कमेंट्स करनी चाहिए। ऐसी जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, स्वाधीनता मिला कर दी, उनके बारे में इस प्रकार की कमेंट्स करना लोगों को भी पसंद नहीं आता। चलिए, एक आखिरी सवाल, कुछ ऑडियंस क्वेश्चंस थे मेरे पास लेकिन वक्त खत्म होता हुआ, लेकिन मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन जब देखते हैं तो पॉलिटिकल न्यूज़ के अलावा और क्या क्या देखते हैं? मैं तो गाने सुनता हूँ मैं न्यूज़ देखता नहीं। सुबह उठने के आप बाद गाने सुनाते भी हैं? नहीं, सुबह उठने के बाद मैं 1-1.25 घंटा व्यायाम करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, तो तब मैं न्यूज़ सुनता हूँ।
और फिर रात को 12 बजे कोई होगा तो एक आध बार न्यूज़ सुनता हूँ। मैं ज़्यादा दिन टीवी देखता भी नहीं और मुझे पसंद भी नहीं, कार्यक्रम भी नहीं देखता। दूसरी बात, अगर मैं पसंद क्यों नहीं? आपने बोला पसंद भी नहीं। आप वही बता दें, इसने क्या किया, उसने क्या कहा, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये इसका हुआ, उसने ऐसा, वो आप सच बताओ मैं आपको, जो कॉमन लोग हैं उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। नॉलेज इज द पावर। आप मीडिया का उपयोग लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए करेंगे, टेक्नोलॉजी नई बताने के लिए करेंगे, नए इनोवेशंस बताएंगे, तो पीढ़ी देखते। अभी भी यूट्यूब पर मैं जब बोलता हूँ तो मेरे कितने जगह, मुझे पूरे वर्ल्ड में लोग सुनते हैं, मुझे यूट्यूब पैसा देती है, बहुत मिलता है। आप ये समझिए कि लोगों को कोई नई बात सुनने में इंटरेस्ट है। अब नितिन गडकरी ने क्या कहा, उसके ऊपर राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर राहुल गांधी ने क्या कहा, उसके ऊपर इसने क्या कहा, इसमें आपको भले इंटरेस्ट हो, अब पब्लिक को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब ये दिल्ली का कचरा, आप ये करिए कि 20 मीटर गाजीपुर की टेकड़ी नीचे हो गई और पूरा कचरा रोड में डाला। अब उस पर एक कार्यक्रम करिए कि वेस्ट टू वेल्थ। मैंने अपने मथुरा में ये 80 mld स्लज हाइब्रिड एन्यूटी में प्रोजेक्ट किया, उसको पानी शुद्ध किया और त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने प्रोजेक्ट किया, 40% सरकार ने दिए और वो शुद्ध पानी निकालकर इंडियन ऑयल रिफाइनरी को बेचा। वो 20 करोड़ साल के दे रहे हैं और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। तो ऐसी बहुत सी इनोवेटिव बातें अलग अलग फील्ड में है, आप वो बताएंगे तो निश्चित रूप से लोग ज़्यादा सुनेंगे। जी, तो इसी नोट पर हम उन कचरे के पहाड़ों में न जाके इन कचरे के पहाड़ों की बात पर ही यहाँ खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नितिन गडकरी। Ladies and gentlemen, big round of applause for Shri Nitin Gadkari. मंत्री जी, आपसे अनुरोध है, please wait. I'm going to request the MD Poonawalla Fincorp, Mr. Abhay Bhutra, to please come up and present a memento to the Honorable Minister.